नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ये सीरीज जो है उत्तराखंड इतिहास की चल रही है और इसमें हम कुमाऊं के चंद राजवंश को कवर कर रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास में हमने कुमाऊं वंश के जितने भी चंद शासक थे उन सभी को जो है देख लिया है। तो जो आज हमारी क्लास रहने वाली है ये है कुमाऊं में नेपाल की देन एवं उसके साथ कैसे संबंध थे, इस पर हमारी जो है आज चर्चा होने वाली है। तो सबसे बड़ी देन जो अगर हम नेपाल की कहें तो जो कुमाऊं में हिल यात्रा बनाई जाती है ये जो है कुमाऊं की देन है। साथ ही अगर हम बात करें तो कुमाऊं में कई ऐसे त्यौहार हैं जैसे हरेला त्यौहार, ओल्गा प्रथा है, ये सभी क्या है नेपाल की देन है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अंतिम चंद शासक महेंद्र चंद 62वां चंद शासक था और यदि मोहन चंद को एक बार गिरा जाए तो 61वां चंद शासक। हर्षदेव जोशी ने गोरखा नायक बहादुर शाह को कुमाऊं पर आक्रमण का न्योता दिया और फलस्वरूप जो है 1790 ईस्वी में हवाला बाग का साधारण युद्ध होता है जिसमें महेंद्र चंद जो है मारा जाता है। और आगे हम देखते हैं तो 1 फरवरी 1790 को अल्मोड़ा पर गोरखों का कब्जा हो जाता है। ब्रिटिश काल में चंद राज्य जो है वो 2 भागों में विभाजित था, अल्मोड़ा शाखा और काशीपुर शाखा। महेंद्र चंद का पुत्र प्रताप चंद्र को अंग्रेजों ने कुछ गांव जागीर के रूप में प्रदान की और काशीपुर शाखा में लाल सिंह के पुत्र गुमान सिंह ने राज किया जिसके दरबार में कवि गुमानी पंत रहते थे। उत्तराखंड सांसद रहे केसी सिंह बाबा काशीपुर चंद शाखा से संबंध रखते हैं। आगे हम बात करते हैं हर्षदेव जोशी की। तो इन्हें जो है हरकदेव जोशी भी कहा जाता है और साथ ही कुमाऊं का किंग मेकर भी इन्हें कहा जाता है। डब्ल्यू फ्रेजर व कैप्टन हेरियस ने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा। हर्षदेव जोशी ने जो है लगभग 8 नरेशों को गद्दी पर बिठाया था। राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं का किंग मेकर किसे कहा जाता है या फिर कुमाऊं का अलवारिक किसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर आपको देना है वो है हर्षदेव जोशी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुमाऊं में नेपाल की देन और उसके संबंध के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री चारुमित्रा का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से कराया था और किरातों ने कुमाऊं और नेपाल में साथ साथ राज किया जिन्हें किराती और राय राजा कहा जाता था। यानी कि जब किरात कुमाऊं पर शासन कर रहे थे तो उसी के साथ साथ वो क्या है नेपाल में भी जो है अपना शासन कर रहे थे। किरातों के बाद खसों ने भी जो है कुमाऊं और नेपाल में शासन किया जिस कारण खसकुरी भाषा का उद्भव हुआ। नेपाल में लक्ष्मी राजवंश ने शासन किया था और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। आगे हम देखते हैं तो हर्षवर्धन जिसने मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्धन की हत्या कर जो है उत्तराखंड में राज्य किया था। तो हर्षवर्धन और नेपाल नरेश अंशुवर्धन के बीच में मैत्री भाव व्यवहार था, यानी कि ये दोनों जो है आपस में मित्र थे। प्रसिद्ध संत गुरु गोरखनाथ ने नेपाल में धर्म प्रचार किया था और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और नेपाल की जो गोरख पहाड़ी है इनका नामकरण भी जो है इन्हीं के नाम पर हुआ। अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला गंगनाथ जो नेपाल से साधु बनकर कुमाऊं आया था वह स्वयं जो है चंदवंशी राजकुमार था और प्रसिद्ध फकीर गोपीचंद ये भी क्या है नेपाल का रहने वाला था। नेपाली भाषा नेवारी या फिर खसकुरी का प्रभाव कुमाऊनी भाषा में दिखता है। साथ ही हम देखते हैं तो कुमाऊं की जो हिल यात्रा है वो भी नेपाल की देन है। नेपाल में इसे इंद्र यात्रा कहते हैं और कुमाऊं में प्रचलित हरेला गुरड़िया त्यौहार और ओल्गा प्रथा जो है ये भी नेपाली रीति रिवाज हैं। कुमाऊं की पवित्र गोरिला देवता और सीरा में प्रचलित रैत देवता का मूल नेपाल था। कुमाऊं में पीठ पर बोझा रखने और मुर्दा को बांधकर जल्दी जल्दी भगा ले जाने की प्रथा भी क्या है ये भी नेपाल की देन है। आगे हम देखते हैं तो चंदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय सोमचंद कुमाऊं आया था और चंदों के राजकुमार अपने आप से पहले जो है कुंवर या गुसाई लगाते थे, लेकिन भारती चंद की जाख ताम्र पत्र में पर्वत चंद के नाम से पूर्व कुंवर लगा था।
और रत्नचंद के नाम के बाद कुंवर था, अतः रत्नचंद छोटा पुत्र हो सकता है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है कि मोहम्मद गजनी के समय जो है सोमचंद कुमाऊँ आता है, और जो ये जाख ताम्रपत्र है ये किससे संबंधित है, तो भारतीय चंद से। चंद राजाओं की उपाधि श्री राजाधिराज महाराजाधिराज होती थी, और ताम्रपत्रों के उत्कीर्णकों को सुनार या सुधार कहा जाता था, और जो ताम्रपत्र के लेखक होते थे उन्हें जोशी कहते थे या फिर जोईसी। ज्ञानचंद के गोवासा ताम्रपत्र में उत्कीर्णों के लिए लिखित इंद पद्याकरण नाम मिलता है। चंदों के ताम्रपत्रों में राजाओं की वंशावली नहीं मिलती है, बल्कि कत्यूरों के ताम्रपत्र में राजाओं की वंशावली मिलती है। केवल एकमात्र चंद राजा जगत चंद जिसके बरम ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम मिलता है। चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, जो काली और चंपावती नदी के तट पर थी, और दूसरी राजधानी अल्मोड़ा या आलमनगर में कोसी नदी के तट पर बनी थी। चंद शासन में राजधानी के लिए बुंगा, राजापुर, राजधानी शब्द का प्रयोग मिलता है। आगे हम देखते हैं चंदों का प्रशासनिक स्वरूप। तो राजा जो है वो चंदों का सर्वोच्च शासक और प्रधान न्यायाधीश होता था। चंदों का शासन पंचायती राजतंत्र था, जो अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करते थे। राज्य की समस्त भूमि राजा के अधीन होती थी, और राजा जो है गूंठ, संकल्प या फिर रैत के रूप में जमीन दे सकता था, लेकिन पर्वतचंद, रत्नचंद और त्रिमलचंद आदि ने पिता के रहते हुए जमीन दान दी थी। चंद राजाओं के सेनापति को बख्शी कहा जाता था। चंदों के समय परामर्शदात्री का कार्य जो है महरा और फरतियार करते थे। चंद राजाओं के दीवान जोशी हुआ करते थे, जिसमें शिवदेव जोशी, हरकदेव जोशी आदि बड़े विख्यात दीवान हुए, जिसमें दीवान की उपाधि प्रधानमंत्री के समान होती थी। इसमें अगर हम देखें तो जो शिवदेव जोशी है ये कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति था, यानी कि कल्याण चंद्र चतुर्थ का बख्शी था। और हरकदेव जोशी, जिसका नाम जो है हर्षदेव जोशी भी मिलता है, ये शिवदेव जोशी के मरने के बाद जो है दीपचंद इसे अपना बख्शी बनाता है। आगे हम बात करें तो चंद काल में दीवान के अधीन मंत्री या फिर सचिव होते थे, कि अधिकतम संख्या 10 होती थी। चंद राज्य मंडलों में विभक्त था, लेकिन मंडल दो प्रकार के होते थे, सामंतों के अधीन और राजा के अधीन। सामंत राजा को वार्षिक कर देते थे, जिसे ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। तो मंडलों के नीचे देश होते थे, जैसे कि तल्ला देश, मल्ला देश, खरक देश, पर्वत टोटिका देश आदि। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी, जो दो प्रकार के होते थे। एक हम देखते हैं नागरिक परगाने के अधिकारी को सिकदार या फिर सरीकदार कहा जाता था, और दूसरा होता था सैनिक कमांडर के अधीन, जिसका मुख्य बख्शी होता था। उद्योजन के समय माल का सिकदार जगन्नाथ बर्रे और सीरा के सिकदार गंगाराम, जबकि जगतचंद के समय सीरा का सिकदार जो है शत्रुपाल भंडारी था। चंदों के समय परगने काली कुमाऊं, सोर, सीरा, फलदा, कोटपाली, पछाऊ, कोटाली आदि का जिक्र मिलता है। तराई बाबर में 6 परगने थे, और आगे हम देखते हैं जो परगने थे वो भी जो है खर्रों में विभक्त थे। तो काली कुमाऊं और नेपाल में इन्हें पट्टी कहते थे, और सोर और सीरा में इन्हें खर्रे कहते थे। तो खर्रे का जो प्रशासक था वो नेगी होता है, जबकि खोर का नेगी जो है वो शिरोमणि जोशी था। अतः नेगी पद का नाम होता था, जाति का नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शिरोमणि जोशी, तो यहाँ पर जो है इसकी जाति नहीं है जोशी, बल्कि ये एक पद था नेगी का। खर्रे पुनः गांव में विभक्त थे, और गांव के मुखिया को सयाना या बूढ़ा कहा जाता था। काली कुमाऊं या जोहार में ग्राम मुखिया को बूढ़ा कहते थे। पाली, परगने और सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को सयाना कहते थे, जो गांव के न्यायाधीश भी होते थे, जिन्हें अनाज के रूप में दस्तूर मिलता था, और सयाना के नीचे जो है थोकदार होते थे। कल्याणचंद के अभिलेख में लच्छी गुसाई मनराल 16 गांव का सयाना था। डाकिया राजा को दे, गल्ला, छहाड़ा, उपज का जो छठा भाग था वसूल करता था। पंचनसीबी नामक पंचायती कचहरी चंदों के अधीन थी, जिसे चारथान भी कहते थे। दंडाधिकारी को डंडे कहा जाता था। कुमाऊं
चंदकालीन प्रशासन का विभाजन इस प्रकार था। तो इसे हम देखते हैं, पहले राज्य होता था, फिर मंडल, देश, देश के नीचे परगने, परगने के नीचे खर्रे, खर्रे के नीचे गांव। ठीक है, गांव का जो प्रधान होता था वो शयाना होता था। चंदकालीन प्रशासनिक इकाई भागों में विभाजित था, जिसमें 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, पोरी, 15 विश्वा आदि। 4 बूढ़ों के अंतर्गत कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी आते थे। 5 थोक में मेहरा, फटियार, देव, ठेग और खड़ायत आते थे। यानी कि जो ये 5 होते थे, ये 5 थोक होते थे। मैं अगर बात करें 4 बूढ़ों की, तो कारकी, बोरा, तड़ागी, चौधरी आते थे। 5 थोक में मेहरा, फटियार, देव, डेग और खड़ायत आते थे। और इसी प्रकार पंचपीड़िया वर्ग में 4 चौथानी और 6 छरिया ब्राह्मण आते थे। चंदकाल में सामान्य प्रजा के लिए पौड़ी 15 विश्वा का जिक्र मिलता है। अगर बात करें दोस्तों, तो चंदों के समय जो सीरा कोट है, ये कुख्यात कारागार था, जहां राजा दीपचंद और उसके 2 पुत्रों को कैद में रखा गया था। तो ये था चंदों का प्रशासनिक स्वरूप। आगे हम बात करते हैं चंदों के भू राजस्व नीति के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगती है ये भी जो है आप ज़रूर कमेंट में बताया करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।